हाय एवरीवन, सभी का अगेन वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। वाईटी पे आपको तैयार किया जाता है अंग्रेजी के टॉपर्स की तरह, ताकि ये भाषा जो है ना, लैंग्वेज, आपकी मजबूरी ना हो, आपकी मजबूती हो। जिस भी एग्जाम में आप बैठे, इंग्लिश का सेक्शन आप सबसे पहले सॉल्व करें। आपको अंदर से फीलिंग आती हो कि भाई अंग्रेजी में तो मेरे 50 में से 45 आने ही हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव से जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। द हिंदू का एडिटोरियल है प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। इसको रीड करते हुए ग्रामर को और वोकैब को साथ में लेकर के चलेंगे। चैनल को एक लाइक और एक शेयर दें। नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट में आपको फील हो जाएगा कि बेसिक से अंग्रेजी सीखने के लिए सही जगह पे आप आ चुके हैं। चलिए, कह रहे प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना। इसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में एजिटेशन। एजिटेशन कह रहे हैं हमें प्रोटेक्ट करना है प्रोटेस्ट को। जिस मुल्क में प्रोटेस्ट करने की आजादी ना हो, वो मुल्क, वो कंट्री, वो नेशन एक आजाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं हो सकता। अगर आप लोगों से धरना देने की आजादी को छीन लेंगे तो आप देश को तानाशाही में बदल देंगे। तो हमें प्रोटेक्ट करना है। कह रहा है जी प्रोटेस्ट। अब ये टाइटल पैराग्राफ देखेंगे, इससे पूरे आर्टिकल की एक आपको ओवरव्यू मिलेगी। कह रहा है प्रोटेस्ट दैट इनकन्वीनियंस पीपल मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद वायलेंस। कह रहे जो भी धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। अब देखो, धरनों के बारे में एक रिलेटिव क्लोज लगाया है, हु विच दैट में से दैट का इस्तेमाल किया है। वो धरने, वो प्रोटेस्ट जो इनकन्वीनियंस करते हैं या असुविधा पैदा करते हैं आसपास के लोगों के लिए। कह रहा है ऐसे प्रोटेस्ट है ना, इनको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इनको आपको कंफ्यूजन से नहीं देखना है। और किस चीज की? वायलेंस की। अगर किसी प्रोटेस्ट से आप ऑफिस जाने में देर हो रहे हैं, आपको स्कूल से बच्चों को घर लाने में मुसीबत आ रही है, तो ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि इसमें हिंसा का इस्तेमाल हो गया और इसको कुचल दो, पुलिस वालों को भेज दो पैलेट गन्स लेकर के AK-47। प्रोटेस्ट में इनकन्वीनियंस होना लाजमी है और ये कोई बहाना नहीं होता प्रोटेस्ट को दबाने का, कुचलने का। चलिए, प्रोटेस्ट की वर्ब है शुड नॉट बी या मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड। यहां पे लगा हुआ है पैसिव वॉइस। याद रखें, अंग्रेजी में बी फैमिली की कोई भी वर्ब मिल जाए। 8 वर्ब्स है हमारे पास बी फैमिली की। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और कभी कभी बिन भी आ जाती है। तो ये 8-9 वर्ब्स में से कोई भी वर्ब मिल जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो समझ लो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हुआ है, सेंटेंस पैसिव में है। तो प्रोटेस्ट को हमें कंफ्यूज नहीं करना है वायलेंस के साथ। प्रोटेस्ट कंफ्यूज कुछ नहीं करेगा, उस चीज को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। इनकन्वीनियंस आप समझते हैं, असुविधा को बोलते हैं। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। यहां पे दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब की तरह यूज हुआ है, असुविधा। चलो, अब इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाएंगे। जैसे भारी भरकम वर्ड्स हमारे पास, क्रैक डाउन। तो ये क्रैक डाउन आपको पता होना चाहिए ना। तो ट्रिक के साथ में 4-5 वर्ड सीख लो ताकि क्लास को आप स्मूथली ले सको। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, @officialYT सर्च करेंगे टेलीग्राम में, हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया गया है। सारे PDF नोट्स आपको यहाँ इस ग्रुप में मिलते हैं। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। आप ही लोगों की ऐप है, आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। हमारे कोर्सेज पे एक छोटा सा प्राइस राइज आने वाला है। 3 सालों से मैंने 4 सालों से फीस को चेंज नहीं किया है। 400-500 रुपए के अंदर कोर्सेज को अवेलेबल करवाता हूं ताकि सब लोग पढ़ सके। तो एक माइन्यूट सा राइज आएगा अगले वीक से, आप देखेंगे GST एडिशनल लगने लगेगा। उससे पहले अगर आप चाहें तो किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं लिमिटेड फीस के अंदर। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है, 50-55 घंटे में बेसिक से लिखना सीखें। कूपन का इस्तेमाल करें, अभी कम फीस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। इस साल के SSC बैंक के लिए इंग्लिश अनलॉक कोर्स है, 80% कोर्स पूरा हो चुका है। ये सारे एस्पेक्ट्स को SSC और बैंक्स के आपको कवर करवा रहे हैं। ग्रामर, रीडिंग, वोकैबुलरी, प्रैक्टिस। इस कोर्स को लेने के बाद अंग्रेजी को आपको, है ना, बस प्रैक्टिस के लिए रखना है, बाकी सब चीजें यहां से कवर कर लेनी है, टेंशन छोड़ देनी है अंग्रेजी की। तो ये पूरा पैकेज है इंग्लिश अनलॉक्ड। इस कोर्स को यू कैन अवेल इट कूपन का इस्तेमाल करके। हमारा सुपर हिट कोर्स माइग्रेशन कोर्स, जिसमें आपके मीडियम को ही चेंज करवा देते हैं, हिंदी से आप अंग्रेजी में माइग्रेट करें ताकि सिविल सेवाओं का एग्जाम दे सके। तो इसमें स्टेट PSC और UPSC सब कुछ कवर कर रखा है हमने। सी सेट से शुरू करते हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, हर चीज को बेसिक से आपको सिखाया गया है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है मेरा, मेरी टीम का व्हाट्सएप, आप इस पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो आ जाओ, पहला जो वर्ड है आज का, क्रैकडाउन। ये वर्ड परसों की क्लास में आया था,
और ये मैंने हंटर से, विप से आपको जोड़ के बताया था। देखिए क्रैक का मतलब होता है हिंदी में दरार, लेकिन क्रैक वर्ड एक और जगह यूज होता है हंटर की आवाज के लिए। जब हंटर पड़ता है ना विप, कोड़ा, तो कोड़े की आवाज आती है ना, उसको भी अंग्रेजी में क्रैक बोलते हैं। क्रैक ऑफ द विप, कोड़े की आवाज। अब वो हंटर से, विप से, कोड़े से ये वर्ड बनाया गया क्रैक डाउन। किसी आदमी को गिरा करके कड़ी कार्रवाई करने को बोलते हैं क्रैक डाउन। जब पुलिस वाले हंटर चलाते हैं, हंटर ही हुआ ना, गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, एक तरीके से आपके ऊपर हंटर ही पड़ रहे हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, तो कड़ी कार्रवाई जब भी किसी पे होगी उसको अंग्रेजी में क्रैक डाउन बोलते हैं। चलिए इसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में क्लैंप डाउन। क्लैंप का मतलब होता है शिकंजा। तो कड़ी कार्रवाई में शिकंजे भी कसे ही जाएंगे, तो ऐसे वर्ड आप इसको कनेक्ट करें। द गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइनिंग हैज शेकन द सैंड माफिया। सरकार की जो है कड़ी कार्रवाई ने, शिकंजा परस्ती ने जो हुई है इलीगल माइनिंग पे, माइनिंग आप समझते हैं खुदाई, इसने हिला करके रख दिया है सैंड माफिया को। सैंड माफिया आपको पता है नॉर्थ इंडिया में बड़ी समस्या है, सरकारी जमीन से मिट्टी को हटा करके बाजार में बेच देना, यही होता है सैंड माफिया का काम। तो सरकार क्या है, इलीगल मिट्टी की माइनिंग पे क्रैकडाउन कर रही है। चलिए अब इसके दो एंटनी में जो आपको याद रखने हैं, लीवे और एल्बो रूम। देखिए लीवे और एल्बो रूम दोनों हैं काम करने की गुंजाइश के सिनोनिम्स। अगर मैं आपको बोलूं यार ये काम करना है, परसों तक होना चाहिए, और कैसे करना है आप देख लो, जो चाहिए मुझसे मांग लो, जो हेल्प चाहिए मुझे बता दो, तो मैंने आपको लीवे दे दिया है, पूरी खुली छूट दे दी है। एल्बो रूम मिल गया आपको, अब वो काम जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। एल्बो रूम को याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूं। अगर आप दो लोगों को साथ में बिठा दिया जाए चिपका करके और कोई काम करने को दिया जाए, तो आपकी कोनियां यानी एल्बोज आपस में टकराएंगी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा दूर कर दें और ये बोल दें कि अपने अपने हिसाब से करो, अब कोनियां भी नहीं टकराएंगी, अब पूरी गुंजाइश मिल गई है, काम करने की आजादी मिल गई है, एल्बो रूम। तो अंग्रेजों ने वर्ड्स ऐसे ही बनाए हैं, हो सके तो इसी तरीके से दिमाग में बिठाएं। आज का दूसरा वर्ड इसी आर्टिकल में आप देखेंगे, एंट्रेंच्ड। ये वर्ड बना है ट्रेंच से। ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा। जो वॉर के अंदर बॉर्डर के ऊपर फौजी क्या करते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं, उसके आगे सीमेंट के कट्टे रख देंगे और गड्ढों में छिप जाएंगे, फिर क्या छुप छुप के निकल निकल के फायरिंग करेंगे और फिर गड्ढे में चले जाएंगे। तो ट्रेंच वहां से आप याद रखें। अब वहीं से एंट्रेंच नाम का एडजेक्टिव या वर्ब बनाया गया है। जब कोई चीज एंट्रेंच होती है ना, तो वो गहरी जड़ जमाई हुई होती है गड्ढे के अंदर, बहुत समझ गए ना, एक अच्छे तरीके से फिक्स्ड होती है किसी प्लेस में। इसीलिए एंट्रेंच्ड को डीप रूटेड और डीप सीटेड भी बोलते हैं। जिसकी जड़ें गहरी है, जो गहरी जड़ें जमा के बैठा है, वही एंट्रेंच्ड है, वही डीप रूटेड है या डीप सीटेड है। इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड का मतलब होता है जो चीज इनसेपरेबल पार्ट बन जाए आपका। एम्बेडेड, जो चीज आप में गहरा घर किए हुए बैठी हो। सारे वर्ड्स मैं जानता हूं आपको सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे और मीनिंग भी सबका एक जैसा लग रहा होगा, और मैं कहूंगा कि मोटा मोटा इन वर्ड्स को एक ही कैटेगरी में रखना, ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, बार बार चेंज हो के आएंगे, किसी क्लास में कभी ये आ जाएगा, किसी आर्टिकल में ये आ जाएगा। एंट्रेंस का बिल्कुल उल्टा है, जो बाहरी हो, ऊपर ऊपर का हो, ज्यादा गहरा ना हो। ऐसे छिछले को, ऊपर ऊपर के को हम बोलते हैं सुपरफिशियल। चलिए यूज करके दिखाते हैं आपको। करप्ट पॉलिटिशियंस एंट्रेंच करप्शन। करप्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं, भ्रष्ट जो नेता होते हैं, वो गहरा जड़ जमा करके बिठा देते हैं करप्शन को, एंट्रेंच कर देते हैं। यहां पे वर्ब का काम कर रहा है एंट्रेंच। दूसरे केस में देखो, करप्शन रिमेन्स डीपली एंट्रेंच्ड इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन। करप्शन बना हुआ है, बहुत गहरे से जड़ें बनाया हुआ, ऑलमोस्ट यानी लगभग हर एरिया में, डोमेन में। यहां पे एंट्रेंच्ड एक एडजेक्टिव है, डीपली एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी एक खासियत होती है, ये अगर हैज है वॉज वर के बिना, इज एम आर के बिना आ जाए तो ये एडजेक्टिव बन जाती है। कोई भी वर्ब पकड़ लो, एक्शन वर्ब होनी चाहिए, अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाए और बिना हैज हैव इज एम आर वॉज वर के आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। जैसे किल्ड, किल्ड मतलब मारा गया, किल्ड मैन कौन आदमी जो मारा गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, एंट्रेंस्ड एक एडजेक्टिव भी है। चलो जी अगला वर्ड बड़ा काम का है, क्योंकि इससे बनते हैं 5 वन वर्ड्स, एक ही रूट से सारे बने हुए हैं, सरकम से। चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, लिखना। सरकम का मतलब होता है गोला, सर्कल, गोला, वृत्त। अब बताओ सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होगा। मान लीजिए आप किसी एरिया में खड़े हो और आपकी ऐसी बाउंड्री बना दूं मैं, किसी भी चीज के चारों तरफ एक घेरा खींच दूं, गोला बना दूं,
तो मैं उस चीज को लिमिट कर रहा हूं उस गोले तक। अगर आपके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाए तो आपको एक संदेशा जा रहा है कि भैया इससे बाहर मत निकलना। इसी से अंग्रेजी में सर्कमस्क्राइब वर्ड बना हुआ है, किसी चीज को सीमित करना, उसके चारों तरफ स्क्राइब करके एक बाउंड्री बना देना, सर्कम वाली गोल गोल, और उसको कह देना कि भाई यही तुम्हारी सीमा है। ऐसे ही बना है ये वर्ड, ऐसे ही याद रखना है। कन्फाइन करना, कंस्ट्रेन करना, लिमिट करना, कर्व करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। द न्यू लॉ इज एम्ड एट सर्कमस्क्राइबिंग। नया लॉ जो है वो एम्ड एट है, इस निशाने से बनाया गया है, एम्ड एट है कि ये सर्कमस्क्राइब कर दे, सीमित कर दे अथॉरिटी को, ताकत को, जुडिशरी की, न्यायपालिका की। चलो अब इससे 4 वर्ड्स और कौन से बनते हैं? देखो बनते तो बहुत सारे हैं, 4 वो लिखे हैं मैंने जो मुझे पढ़ाते हुए पिछले 5-10 सालों में एग्जाम्स के अंदर इनकाउंटर हुए हैं। एग्जाम्स मैं भी देता हूं आप ही की तरह, आपको पता होगा। तो ये 4 वर्ड जो है मेरे क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे, सर्कमवेंट, सर्कमस्टांस, सर्कमलोकेशन और सर्कमएम्बुलेट। बहुत आसान है। वेंट का मतलब है गो से बना हुआ वेंट है ये वो। सर्कमवेंट कर रहे हैं ना, तो किसी जगह सीधे सीधे नहीं जा रहे आप, गोल घूम के जा रहे हैं। आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन सीधे सीधे कहने में डर लग रहा है कि यार सर गुस्सा ना हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो? घुमा फिरा के बोल रहे हो। तो ये जब घुमा फिरा के कोई काम होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमवेंट करना। या फिर किसी चीज से जब बचने की कोशिश करते हो, इवेड करते हो, एस्केप करते हो, तब भी आप उसको सर्कमवेंट करते हो। सर्कमस्टांस का मतलब होता है हालात, हालात। चलो इसको तोड़ूंगा नहीं, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। स्टांस वर्ड को देखेंगे, बता देता हूं। चलो स्टांस होता है आपकी पोजीशन, आपकी पोजीशन। सर्कम मतलब चारों तरफ। आप जहां खड़े हो, जहां स्टांस लिया हुआ है, पोजीशन ली हुई है, उसके चारों तरफ आपने घूम के देखा, तो आपने क्या देखा? आपने देखा सिचुएशन को। मैं कहां खड़ा हूं? बाजार में खड़ा हूं। चारों बाजू आजू बाजू में क्या है? लोग हैं, दुकान है, ट्रैफिक है, रेलगाड़ी जा रही है, उसकी आवाज आ रही है। तो सिचुएशन, हालात देखे ना आपने। सर्कमस्टेंस वर्ड ऐसे बनाया गया है, कहीं स्टांस ले लो और चारों तरफ घूम के देखो। चलिए हालात को बोलेंगे, सिचुएशन को। सर्कम लोकुशन, देखिए अंग्रेजी में लोकू रूट है, लोकू का मतलब होता है बोलना। सर्कम लोकुशन यानी घुमा फिरा के बोलना, सीधे सीधे बात नहीं करना। लास्ट वर्ड है सर्कम एम्बुलेट। एम्बुलेट का मतलब होता है घूमना, चलना, और सरकम का मतलब होता है गोल गोल। तो क्या हुआ? सर्कम एम्बुलेट, परिक्रमा करना, जो मंदिर की, गुरुद्वारे की, मस्जिद की आप करते हैं गोल गोल घूम के किसी भी जगह की, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कम एम्बुलेट करना। चलो बने चारों वर्ड्स। आ जाओ आज के लास्ट वर्ड पे, वोकैब को ढंग से करना। कोअर्सिव वर्ड है आज का। ये वर्ड बना है कोअर्शन से। कोअर्शन का मतलब होता है फोर्स, दबाव, प्रेशर। कोअर्सिव यानी दबाव से भरा हुआ, फोर्सफुल, प्रेशराइजिंग। द सेंटर वॉज अक्यूज्ड ऑफ कोअर्सिव यूजिंग कोअर्सिव मेजर्स। सेंटर को अक्यूज किया गया, सरकार पे, केंद्र पे आरोप लगाया गया कि इस्तेमाल किया है इसने दबावपूर्ण मेजर्स को, कदमों को, टू साइलेंस डिसेंट। डिसेंट को, गुस्से को, पब्लिक के रोष को साइलेंस करने के लिए, चुप करने के लिए। चलिए इंटिमिडेटिंग बोलते हैं कोअर्सिव को, जो आपको डरा दे, इंटिमिडेट कर दे, दबाव से भरा हो। ये थे 4 वर्ड आज के आर्टिकल में, आप देखेंगे डिटेल में आप कर चुके हैं। अब एक समरी दें आपको आर्टिकल की, फटाफट आधे मिनट में समझ लो किस बारे में लिखा हुआ है। समरी यही है कि अभी देश में बहस चल रही है कि जो हुआ जंतर मंतर पे पुलिस के द्वारा, क्या वो सही था? कोर्ट तक मामला जा चुका है, नए नए बयान आ रहे हैं, संसद में भी हंगामा हो रहा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये हंगामे जो आप देख रहे हो कोर्ट में और संसद में, सब इधर उधर, ये सब साइड कर दो। सबसे पहले ये चीज समझो, हम हंगामा कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट पे जो पहले लार्जली पीसफुल था। अगर किसी पीसफुल प्रोटेस्ट पे पुलिस बुला करके डंडे चलवाने पड़े, तो वहीं पे ही जो सरकार होती है, राज्य होता है, स्टेट होता है, वो गलती में आ जाता है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपका एक मूलभूत अधिकार है और हर डेमोक्रेसी में होना चाहिए। अगर ये ताकत आपके पास नहीं है तो अपने आप को एक डेमोक्रेसी या सोवरेन मत कहो। बस ये इसी चीज को आर्टिकल में डिस्कस किया गया। शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट स्लाइड में 2 पैराग्राफ्स हैं और 2 सेंटेंसेस से बने हैं। मैं चाहता हूं वीडियो को आप पॉज करें और जितना आपसे मीनिंग निकले निकाल लो। थोड़ा मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। जो चीज आसान ही लगती हो फिर करनी क्या, काम तो वही है ना, जो मुश्किल लगता हो और उसको आप आसान बनाएं। कोशिश करो, मीनिंग्स साइड में लिखे हुए हैं, जितना आपसे निकले निकालो, फिर मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ मैच करना। चलिए शुरू कर लें। कह रहा है जी, अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द रीसेंट कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन वॉज द गवर्नमेंट्स मिसकैलकुलेशन। कह रहा है एक बहुत ही डिफाइन करने वाला गुण जो था, फीचर जो था, डिफाइनिंग मतलब जो परिभाषित कर दे, ऐसा गुण जो किसी चीज का चरित्र बता दे, कैरेक्टर जो है मार्क करे।
कह रहा है एक कैरेक्टर बताने वाला जो गुण था, डिफाइन करने वाला जो फीचर था, हाल ही में हुए सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन का या डिमॉन्स्ट्रेशन का, प्रोटेस्ट का। कह रहा है वो फीचर ये था, और वो था सरकार की मिस कैलकुलेशन या गलती। मिस कैलकुलेशन क्या होता है? आपने कैलकुलेट किया था कि ये काम ऐसे हो जाएगा, बाद में पता लगा कि ये तो बहुत महंगा हो गया। तो सरकार की मिस कैलकुलेशन इस प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा फीचर था। और मिस कैलकुलेशन क्या थी सरकार की? इनकी ये गलती थी, ये वहम था इनको, दैट फोर्स विड क्वेल प्रोटेस्ट, की ताकत जो है वो क्वेल कर देगी, शांत कर देगी, दबा देगी गला प्रोटेस्ट का या लोगों के प्रदर्शन का। कह रहा है जी ऑल्दो द क्रैकडाउन इंस्टेड एंट्रेंच्ड वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर। कह रहा है जबकि ऑल्दो हुआ ये, इस क्रैकडाउन ने यानी कड़ी कार्रवाई ने पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, बजाय इसके इंस्टेड एंट्रेंच कर दिया, गहरा कर दिया हर तरफ फैले हुए विद्यार्थी के गुस्से को या एंगर को। तो ये सबसे बड़ा फीचर इस प्रोटेस्ट में जो है, आज से आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि गवर्नमेंट थी जो किसी की बात शायद नहीं सुनती थी, प्रोटेस्ट को दबा देती थी, लेकिन एक बार उस गवर्नमेंट से गलती हो गई कैलकुलेशन में, उनको लगा कि ये वाला भी दबा देंगे, लेकिन हुआ क्या? जितना दबाने की कोशिश की उतना ही गहरा हो गया लोगों में गुस्सा। चलिए, फीचर की वर्ब है वॉज, फीचर यानी गुण, चरित्र, कैरेक्टर, डिफाइनिंग यानी जो डिफाइन करे, एजिटेशन यानी प्रोटेस्ट, फोर्स समझते हैं आप, दबाव, कोवर्शन, फोर्स की वर्ब है वुड क्वेल, क्वेल करना, दबा देना, शांत कर देना, गला घोट देना, सप्रेस कर देना, क्रैकडाउन शिकंजा या कड़ी कार्रवाई, इसकी वर्ब है एंट्रेंच्ड, एंट्रेंच करना, ट्रेंच बना के, गड्ढा बना के गहरा बसा देना। तो स्टूडेंट का एंगर अब गड्ढा बन करके गहरा बस गया और हर तरफ वाइड स्प्रेड है, सब तरफ फैला हुआ है। कह रहा है जी एज द सुप्रीम कोर्ट हियर्स petitions concerning alleged disproportionate police force in Delhi, aerial firing in Bihar Siwan, and assaults on police personnel. Security has intensified because videos purportedly showed nail-studded lathis alongside tear gas. देखो लंबा सेंटेंस है लेकिन इसका सलाद बना दो, छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ो इसको। एज यानी जैसे ही, सुप्रीम कोर्ट सुनती है, हियर करती है उन पेटिशंस को, याचिकाओं को, रिक्वेस्ट को जो कंसर्निंग है, जुड़ी हुई है। कंसर्निंग होना यानी रिलेटेड होना, ठीक है? पेटिशंस रिलेटेड टू। अब ये किससे जुड़ी हुई है? तीन चीजों से जुड़ी हुई है। पहली चीज है कथित तौर पे अलेजिड, हमें नहीं पता ये हुआ या नहीं, लेकिन कहा जाता है हुआ था। अलेजिड जो पुलिस फोर्स था, पुलिस का दबाव था दिल्ली के अंदर डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से। डिसप्रोपोर्शनेट होता है जरूरत से बहुत ज्यादा या जरूरत से बहुत कम, प्रोपोर्शन से, अनुपात से इधर उधर। तो पिटीशन जैसे ही चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस चीज से जुड़ी हुई। और पहली चीज क्या है? पुलिस का फोर्स दिल्ली के अंदर जो डिसप्रोपोर्शनेट था, प्रोपोर्शन से, अनुपात से बाहर था। दूसरी चीज है एरियल यानी हवाई, एयर मतलब हवा, एरियल यानी हवाई फायरिंग जो हुई है बिहार के सिवान जिले में। और तीसरी चीज है जो असॉल्ट्स हुए हैं पुलिस पर्सनल पे या पुलिस वालों पे। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को सुन रही है ना, इन तीनों चीजों पे, वैसे वैसे हुआ क्या? अब मेन चीज यहां बताएगा। स्क्रूटनी जो है वो इंटेंसिफाई हो गई है, जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है और ज्यादा गहरी हो गई है। क्योंकि बिकॉज बहुत सारी वीडियोस परपोर्टेडली शोड, उन्होंने कथित तौर पे ऐसा दिखाया है, नेल से यानी कीलों से जड़े हुए, स्टड किए हुए लाठियों को टीयर गैस के अलोंग साइड, आंसू गोलों के आजू बाजू। तो आंसू गोले भी यूज हुए, साथ में लाठियां भी यूज हुई, लाठियों पे नेल यानी कील जड़े हुए थे, मारे तो खून निकल जाए ना, चमड़ी उतर जाए। तो ये जो स्क्रूटनी है ना वो इंटेंसिफाई हो चुकी है कि किसकी गलती है, पुलिस वालों को भांजा गया है या पुलिस वालों ने किसी को मारा है। ये चीज के ऊपर अभी विवाद हो रहा है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हियर्स, पटिशन होती है याचिका, हिंदी में बोलते हैं रिक्वेस्ट बोल दो। कंसर्निंग एक, वैसे तो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है यहां पे, लेकिन इसको पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। इसके लिए आसान वर्ड है रिलेटेड टू, रिलेटेड टू। तो ये पटिशन है जुड़ी हुई इन चीजों से, रिलेटेड टू दीज थिंग्स। अलेजिड और परपोर्टेड दोनों का मतलब एक ही होता है, कथित तौर पे कोई चीज जो हुई हो, जैसा माना जाता हो, हमें नहीं पता सच क्या है, लेकिन अलेजिड बात यह है कि पुलिस वालों ने पीटा था। डिसप्रोपोर्शनेट मैंने आपको बताया, प्रोपोर्शन से बाहर हो, अनुपात से ज्यादा हो। जहां पे आपको 1/2 यूज करना है वहां 5/4 यूज कर दो। अनुपात उल्टा पुल्टा कर दिया ना आपने, भाई 1/2 यूज करना है, आधी पुलिस फोर्स यूज करनी है कहीं पे, प्रोपोर्शन आपका ये होना चाहिए, वहां आपने 1.25 पुलिस फोर्स यूज कर दी, एक से भी ज्यादा। यही है अंग्रेजी में आउट ऑफ बैलेंस के लिए डिसप्रोपोर्शनेट नाम का वर्ड।
चलिए, वीडियोस की वर्ब है शॉर्ट, वीडियोस ने हमें दिखाया। स्क्रूटनी की वर्ब है हैज इंटेंसिफाइड। स्क्रूटनी आपको पता है बड़ा ही कॉमन वर्ड है, जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको, ये सब्जेक्ट वो मिला लेना, एक ग्रामर बाद में आती है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। आपके लोगों के बड़े दिमाग में इस तरह के वहम होते हैं कि मैं ग्रामर पढ़ लूंगा, 140 रूल है ना, पॉकेट में रॉकेट किताबें आ रही ना आजकल, तो ऐसा नहीं होता। आप 140 रूल पढ़ के सोचो कि मैंने ग्रामर सीख ली। कैसे सीख लिया आपने ग्रामर? इसमें बताओ एडजेक्टिवल क्लोज कहाँ है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहाँ है, पर्सनल वर्ड को कैसे यूज किया गया है। तो ये डीप इनसाइट आपको आनी चाहिए, फिर कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रामर के लिए अलग से। मैं आपको यही सिखाता हूं। अब पर्सनल वर्ड के ऊपर आपको एक पर्सनल कमेंट्री करके बताते हैं इस वर्ड में क्या खासियत है। अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं, पर्सनल और पर्सनल। इसको बोलते हैं पर्सनल, इसको बोलते हैं पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, निजी, और पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, एम्प्लॉइज, जो किसी जगह पे काम करते हो। जैसे पुलिस पर्सनल यानी पुलिस के लोग, डिफेंस पर्सनल यानी डिफेंस के रक्षाकर्मी। पर्सनल वर्ड की खासियत ये है जी, ये हमेशा बिना एस के प्लूरल होता है। द पॉलिसी प्रोटेक्ट्स पर्सनल डेटा ऑफ ऑल कंपनी पर्सनल्स। ये पॉलिसी प्रोटेक्ट करती है निजी डेटा को सभी कंपनी के कर्मचारियों का या पर्सनल्स का। यहां पे पर्सनल एक एडजेक्टिव है, डेटा के लिए निजी की बात कर रहा है, प्राइवेट डेटा। और यहां पे पर्सनल एक नाउन है, काम करने वाली स्टाफ की बात कर रहा है जो कंपनी में करते हैं। गलती क्या हुई, कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं और आपने लिख दिया पर्सनल्स। ये जो एस लिखा है ना, इसको आपको निकालना। ये वर्ड ही ऐसा है, ऐसा खास वर्ड अंग्रेजी में, इसमें एस नहीं लगता, ये बिना एस के प्लूरल है, इसलिए आपको धोखा देता है। और ऐसे 6-7 वर्ड्स मैंने आपको अच्छे से कराए हुए हैं जो ऐसे ही धोखा देते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। पुलिस, कैटल, पर्सनल, वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री, इलेक्ट्रेट। पुलिस आपको पता है, कैटल का मतलब होता है जानवर, पर्सनल देख लिया आपने, वर्मिन होते हैं कीड़े, पोल्ट्री होती है मुर्गे मुर्गियां, जेंट्री होती है धनवान या पैसे वाले लोग किसी एरिया के खास। इलेक्ट्रेट का मतलब होता है सभी वोटर्स जो किसी वोट में, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं, इनकी हमेशा वो प्लूरल होगी। कैटल के बाद आर लगेगा, पुलिस के बाद वर लगेगा, वर्मिन के बाद हैव लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। बस याद रखना है ये, इनके पीछे एस मत लगाना। चलिए, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये क्लासिक सेंटेंस है इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। कोशिश करो इसको सही करके कमेंट्स में डालना। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को, मैं इसको कैसे लिखूंगा? द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। कोई एरर हो तो सही कर दो और कमेंट्स में डाल दो। बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। आज 3 ही पैराग्राफ्स हैं हमारे पास और ढेर सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। सीखते जाओ एक एक करके, फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसका मीनिंग निकाल दो। चलिए, जस्टिस जॉयमाला बागची's ऑब्जर्वेशन regarding inadequately equipped police underscores that underprepared personnel are more prone to escalate force। कह रहे जस्टिस है हमारी जॉयमाला बागची मैडम, इनका जो रिमार्क है, ऑब्जर्वेशन है, टिप्पणी है, और किस चीज को लेके? पीछे एक वर्ड आया था कंसर्निंग, यहां वर्ड लिखा हुआ है रिगार्डिंग, दोनों एक ही वर्ड्स हैं, दोनों का मतलब होता है रिलेटेड टू या रिलेटिंग टू। कह रहा है इनकी जो ऑब्जर्वेशन है बारे में, रिलेटेड टू या कंसर्निंग या रिगार्डिंग, और किस बारे में? अपर्याप्त तौर पे, नाकाफी तौर पे, इनएडिक्वेटली इक्विप जो है पुलिस के बारे में। इक्विप्ड यानी जिसको कितने इक्विपमेंट मिले हैं, आपके पास डंडा है, लाठी है, राइट गियर है या नहीं, हेलमेट है या नहीं, आपको ट्रेनिंग है या नहीं, ये आपको इक्विपमेंट है। तो इनका ऑब्जर्वेशन है कि जब इनएडिक्वेटली पुलिस होती है उसके बारे में जो इनका ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इनएडिक्वेट पुलिस जो है ना, ऑब्जर्वेशन कहता है कि वो अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है दैट इस चीज को कि अंडर प्रिपेयर्ड पर्सनल या कम तैयारी वाले जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, इस प्रवृत्ति को रखते हैं, और किस चीज को? कि वो एस्केलेट कर देंगे फोर्स को, वो बढ़ा देंगे अपने दबाव को। अगर ट्रेनिंग मिली हो तो उनको पता है कि शांत रह के कैसे टैकल करें। ढंग से ट्रेनिंग ना मिली हो तो थोड़ी सी बात पे पुलिस वालों का या राइट पुलिस का दिमाग गर्म हो जाता है और वो फोर्स को एस्केलेट करते हैं, उनमें प्रवृत्ति होती है ये, है ना, ट्रेनिंग के बिना। कह रहे जबकि वेरएस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्राउड कंट्रोल प्रैक्टिसेस एम्फसाइज ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेस। कह रहे जबकि अगर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्राउड कंट्रोल करने की प्रैक्टिसेस को देखें, प्रथाओं को देखें, तो वो ये एम्फसाइज करती हैं या जोर देके बताती हैं कि आपके रिस्पॉन्स पुलिस वालों के ग्रेजुएटेड होने चाहिए, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप मैनर में ग्रेजुअल होने चाहिए।
ऐसा नहीं कि 4 लोगों ने आपको पकड़ लिया, पुलिस वालों को जंतर मंतर पे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो कील ठोकी डंडे की और मारने लगे उनको, है ना, महिलाओं के कपड़े फाड़ने लगे। तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड क्राउड कंट्रोल क्या कहता है? पहले समझाओ, फिर पानी कैनन का इस्तेमाल करो, वाटर कैनन का, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। इन्होंने शुरू में पैलेट गन्स निकाल ली। तो ये बता रही है जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें, इनकी ऑब्जर्वेशन ये अंडरस्कोर करती है। अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, एम्फसाइज करना, यानी किसी चीज पे रोशनी डालना। तो इनकी ऑब्जर्वेशन कम तरीके से तैयार पुलिस वालों के लिए ये ऑब्जर्व करती है कि जो पुलिस वाले पर्सनल तैयार नहीं होते हैं ठीक से, उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो फोर्स को बहुत जल्दी एस्केलेट कर देते हैं, बहुत जल्दी आक्रामक या हिंसक हो जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया में जो एक्सेप्टेड क्राउड कंट्रोल का सिस्टम है वो ये एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि आपका रिस्पॉन्स धीमा होना चाहिए और ग्रेजुएटेड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। बढ़े आगे। प्रोन टू होना, यानी किसी चीज के लिए आपकी प्रवृत्ति है। अगर आप प्रोन टू एस्केलेट फोर्स हैं तो आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप बहुत जल्दी फोर्स बढ़ा देंगे, है ना। प्रोन टू, वल्नरेबल टू, इंक्लाइन टू, ऐसे ही फ्रेज यूज होगा। आज का आर्टिकल मुश्किल है, टफ है, मानता हूं मैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, जितना सीख सको उतना ही काफी है। कह रहा है जी, क्रेडिबिलिटी ऑल्सो सफर्स व्हेन द वेरी फोर्स अक्यूज्ड ऑफ एक्सेसेस इन्वेस्टिगेट्स इट्स ऑन कंडक्ट। कह रहा है आपकी क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंदी ये भी सफर करती है जब वही पुलिस या वही फोर्स जो अक्यूज्ड ऑफ हो, जिसपे आरोप लगा हो एक्सेसिस का, ज्यादतियों का, एक्सेस यानी जाति, एक्सेसिस यानी जातियां, कह रहे वही फोर्स जब इन्वेस्टिगेट करने लगे, जांच करने लगे अपने ही खुद के कॉन्डक्ट की या अपने खुद के बर्ताव की। तो इसलिए क्या लोगों का भरोसा ही उठ गया कि पुलिस वालों ने क्या गलती की। राइट, पुलिस जो है, पुलिस का पार्ट है, सीआरपीएफ भी है, पैरामिलिट्री है। जब सीआरपीएफ और पुलिस खुद के ही कंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हमने गलत किया था, सही किया था, तो लोगों की क्रेडिबिलिटी या भरोसेमंदी भी खराब होती है। क्रेडिबिलिटी आप देख लेना, बिलीव, इसको ट्रस्ट वर्दीनेस बोलते हैं, बिलीवेबिलिटी बोलते हैं। क्रेडिबिलिटी की वर्ब है सफर्स, फोर्स यानी ताकत, पुलिस फोर्स, राइट फोर्स, इसकी वर्ब है इन्वेस्टिगेट्स। एक्सेस यानी ज्यादा, एक्सेसिस यानी ज्यादतियां जो आप कर देते हैं किसी के साथ। ये वेरी के आगे द क्यों लगाए, ये अपने आप से पूछे। जनरली वेरी अपने आगे द नहीं लेता, और वेरी नाउन्स के साथ भी नहीं आता, वेरी एडजेक्टिव के साथ आएगा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। यहां क्या लिखा हुआ है? वेरी फोर्स। फोर्स एक नाउन है, फोर्स का मतलब है ताकत। तो वेरी के आगे द लगा हुआ है और आगे नाउन लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को खुद से एक बार पूछो, अभी आपको डिटेल में करवाऊंगा। चलिए लास्ट पैराग्राफ कह रहा है, हाउएवर चीफ जस्टिस ऑब्जर्वेशन दैट प्रोटेस्ट रिक्वायर परमिशन एंड डेजिग्नेटेड वेन्यूज रिस्क्स सर्कमस्क्राइबिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसेंट। कह रहा है हालांकि चीफ जस्टिस साहब का ये जो ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी प्रदर्शन आपको करना हो उसको जरूरत होगी पहले सरकार से परमिशन की और फिर डेजिग्नेट किए हुए वेन्यू की या निर्धारित की हुई जगह की। कह रहा है ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये रिस्क को पैदा करता है, जोखिम खड़ा करता है, रिस्क और क्या सीमित कर देने का आपके संवैधानिक हक को, जो है डिसेंट का या फिर रोष गुस्सा दिखाने का है। मान लीजिए सरकार बोल दे कि नहीं दे रहे परमिशन, नहीं खोलेंगे जंतर मंतर का ताला, नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, आपका राइट तो सीमित हो गया ना। प्रोटेस्ट कैसे करोगे? चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पहले सरकार से परमिशन लेके जगह इकट्ठी करो, निर्धारित करो, फिर होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन ही इस जोखिम को पैदा करता है कि आपका संवैधानिक अधिकार जो है गुस्सा जाहिर करने का सरकार पे, उसको सीमित किया जा रहा है। कह रहा है जी, हुज डेमोक्रेटिक पोटेंसी ऑफ्टन डिराइव्स फ्रॉम मेजर डिसरप्शंस रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कह रहा है ये डिसेंट जो है ना, राइट टू डिसेंट, गुस्सा दिखाने का अधिकार सरकार के लिए, कह रहा है नाराजगी दिखाने का अधिकार जो है, ये वही अधिकार है जिसकी लोकतांत्रिक ताकत जो है अक्सर वो निकल करके आती है, डिराइव फ्रॉम होती है या इमर्ज फ्रॉम होती है नाप तोल के किए गए डिसरप्शन से या डिस्टर्बेंस से, बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के या फिर प्रशासनिक तौर पे असुविधा के। तो प्रोटेस्ट आपको ऐसे देखना है कि उससे कितना डिसरप्शन हो रहा है आम आदमी की जिंदगी में, और यही प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर ऐसी भूख हड़ताल हो जिससे ट्रैफिक ही ना रुके, 4 लोगों को पता ही ना लगे, टीवी पे कोई पता ही न्यूज ही ना उसकी कवर हो, तो उस भूख हड़ताल का क्या फायदा? कौन मानेगा उसको? कौन सरकार सुनेगी उसकी? तो ये राइट टू डिसेंट आपका वही अधिकार है जिसकी ताकत इसी चीज से निकलती है कि उससे नाप तोल करके आप थोड़ी डिसरप्शन या डिस्टर्बेंस लेकर के आएंगे समाज में, ताकि सरकारें मजबूर होगी आपकी बात को सुनने के लिए, बजाय इसके कि उससे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस
प्रशासनिक तौर पे कोई असुविधा खड़ी हो। चलिए, ऑब्जर्वेशन की वर्ब है रिस्क। रिस्क का मतलब है जोखिम पैदा करना, यहां वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है। प्रोटेस्ट की वर्ब है रिक्वायर्स। सरकमस्क्राइब करना, लिमिट करना, सीमित करना, किसी चीज को रोकना, है ना, उसके दायरे को छोटा करना। डिसेंट होता है गुस्सा या रोष, नाराजगी को बोलते हैं डिसेंट। जो आप सरकार से करते हो ना, अच्छे दिन कहाँ है मेरे, वो डिसेंट है आपका। पोटेंसी की वर्ब है डिराइव फ्रॉम होना, किसी चीज का कहीं से इमर्ज होना, निकल करके आना, या इसको हिंदी में बोलते हैं इमर्ज, जो है उभरना। बढ़े आगे, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को सीखो। ये वेरी क्यों लग गया भाई नाउन के आगे? अंग्रेजी में वेरी लगता है एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे, और ये बताता है, बात करता है बहुत। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। द रूम इज वेरी क्लीनर, रूम बड़ा साफ है। ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वो बहुत धीमे धीमे बोलता है। तो सॉफ्टली से पहले आपने वेरी लगाया एडवर्ब से पहले, क्लीनर से पहले वेरी लगाया आपने एडजेक्टिव से पहले। तो एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले वेरी आता है और बात करता है बहुत की। ये तो आपको आता है ये वाला। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं ये कि वेरी के बाद हमेशा यूज होगी तो एडजेक्टिव एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री। द रूम इज वेरी क्लीनर, ये सेंटेंस गलत है, आपको लिखना चाहिए रूम इज वेरी क्लीन। और अगर आपको जरूरत आन पड़ी है कि आपको कंपेयर करना है, क्लीनर मान लीजिए इसकी जगह लिखूं देन द हॉल, रूम जो है बहुत ज्यादा साफ है हॉल के मुकाबले, आपको पूरा कंपैरिजन चाहिए, क्लीनर की जरूरत है, तो फिर वेरी की जगह आप लिखते हैं मच। ये क्वेश्चन बनेंगे इस पे एग्जाम में। कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच लगेगा, कभी कभी फार भी लगता है, दोनों यूज हो जाते हैं फार या मच, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी का इस्तेमाल होता है। तो याद रखें, अगर कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है तो वेरी के बाद में कंपैरेटिव को पॉजिटिव बना दो, और अगर उसकी जरूरत है, आगे देन लगा हुआ है, मजबूरी है, कंपैरेटिव डिग्री को यूज करना पड़ेगा, तो याद रखें वेरी की जगह पे मच का इस्तेमाल करना है। अब ये मत कराना कि वेरी मच दोनों ही लिखाओ, द रूम इज वेरी मच क्लीनर, ये गलत है, मच ही लगेगा, वेरी का इस्तेमाल नहीं होगा। चलो अब ये नाउन कैसे लगेगा इसके आगे? जब वेरी के आगे कोई नाउन लगे तो याद रखना वेरी के आगे द भी लगेगा, इसके आगे एक नाउन होगा तो इसके पीछे द भी होगा। इस वेरी का मतलब होता है सटीक या एग्जैक्ट। मैं यूज करके दिखाता हूं। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी। आपको किताब चाहिए थी, बाजार में गए, ढूंढ लिया, नहीं मिली, फिर आपके दोस्त ने दिखाई ऑनलाइन, देखो ये अमेजोन पे पड़ी है, ये क्या? तो आपने बोला अरे यही तो है, यही तो चाहिए थी मुझे, दिस इज वेरी बुक आई वांटेड। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि वेरी के पहले द लगेगा इस केस में, बुक नाउन से पहले आप वेरी का इस्तेमाल कर रहे हो, और मीनिंग निकलना चाहिए वो जो निकालना है आपको, यही बुक है जो मुझे चाहिए थी। अगर वो मीनिंग नहीं निकल रहा तो फिर नाउन भी यूज नहीं होगा वेरी के साथ। चलो, ही इज वेरी जीनियस, वो बड़ा जीनियस है। जीनियस अंग्रेजी में एक नाउन है, और इस केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते ही इज द वेरी जीनियस। नाउन से पहले वेरी का इस्तेमाल करोगे द लगा करके, तो फिर मीनिंग भी वही निकालना होगा, ये वही वाला जीनियस है। कौन सा वाला भाई? कौन सा वाला जीनियस है? द वेरी जीनियस, कौन सा वाला? पूरी बात तो लिखी नहीं आपने, तो मतलब ये सेंटेंस ही गलत है, तो सीधा लिखो ही इज अ जीनियस। चलिए, द वेरी कब यूज करना है? नाउन से पहले करना है जब सटीक या वही की बात करनी हो। वेरी अगर यूज करना है बिना द के, एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले करना है तब जब बहुत की बात करनी हो। एडजेक्टिव एडवर्ब यूज होगा पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, ऐसे आप याद रखें। चलिए, नया कॉन्सेप्ट है, एक बार और रिपीट करवाऊंगा किसी क्लास में। आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ, इसको पूरा करो जल्दी से। चलिए, कह रहा है जी, ऑल दो द स्टेट मस्ट प्रिवेंट वायलेंस, प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रिजर्व एसेंशियल सर्विसेज, द जुडिशरी शुड डिस्टिंग्विश पीसफुल इनकन्वीनियंस फ्रॉम राइट्स इन्फ्रिंजिंग वायलेंस थ्रू प्रोपोर्शनैलिटी। कह रहा है हालांकि ऐसा है कि स्टेट को प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए वायलेंस को, हिंसा को, प्रोटेक्ट करना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए लाइफ की, लोगों की जिंदगी की, प्रिजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए इसेंशियल सर्विसेज को, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को, जरूरी सर्विसेज, पानी की सर्विस, बिजली की सर्विस। कह रहा है हालांकि ये बात है, स्टेट के, राज्य के ये सारे ड्यूटीज हैं। कह रहा है वहीं पे जो जुडिशरी है ना, जो न्यायपालिका है, उसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए या फर्क करना चाहिए पीसफुल इनकन्वीनियंस को, शांतिपूर्ण तरीके से होने वाली असुविधा को, और किस चीज से? फ्रॉम राइट्स इन्फ्रिंजिंग वायलेंस थ्रू प्रोपोर्शनैलिटी। इसको भेद करना चाहिए पीसफुल इनकन्वीनियंस और ऐसी वायलेंस के बीच जो आपके हकों को, राइट्स को इन्फ्रिंज करती हो, उल्लंघन करती हो, और ये काम होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी के जरिए या अनुपातिकता के जरिए।
तो दो चीजें होती हैं, एक प्रोटेस्ट था जिसमें आपने लोगों की घर जला दिए, 4 पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी, 6 लोगों का सिर फोड़ दिया, तो वो राइट्स इन्फ्रिंजिंग वायलेंस है। ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें ऐसी हिंसा हो रही है जिससे आम आदमी का हक मारा जा रहा है, तो उसका। और दूसरा जो एक प्रोटेस्ट है जिससे ट्रैफिक रुका, लोग भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार के लिए नारेबाजी हुई, तो वो एक ऐसी इनकन्वीनियंस की जा रही है जो पीसफुल है, यानी शांतिपूर्ण है। तो जुडिशरी का काम है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, और ये कैसे होगा? प्रोपोर्शनैलिटी के जरिए होगा, अनुपातिकता के जरिए होगा। तो आप देखो कितना, किस प्रोटेस्ट से क्या इंपैक्ट आया, और उसी अनुपात के अंदर उस प्रोटेस्ट को आप लेबल करो। थोड़ी वायलेंस हुई तो मतलब लार्जली पीसफुल जो है प्रोटेस्ट था, हल्की फुल्की वायलेंस के साथ। ऐसा नहीं है एक भी लाठी चली तो समझ लो कि ये वायलेंट हो गया, एकदम अनुपातिकता का इस्तेमाल आपको करना है। चलिए, होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं। थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं, ये नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, मेरे को एक्चुअली में हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग मेरा समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या होता है। अनुपातिकता बोलते हैं वैसे इसको। जुडिशरी की वर्ब है शुड डिस्टिंग्विश, स्टेट की वर्ब है मस्ट प्रोटेक्ट, मस्ट प्रिवेंट एंड मस्ट प्रिजर्व। इसेंशियल सर्विसेज आप जानते हैं, जरूरी सेवाएं जो आम आदमी को चाहिए, बिजली, पानी, एम्बुलेंस, है ना, फायर ब्रिगेड। कह रहा है नेशनल प्रोटोकॉल शुड देयरफॉर स्टैंडर्डाइज ऑथोराइजेशन थ्रेशोल्ड्स फॉर कोअर्सिव क्राउड कंट्रोल मेजर्स। कह रहा है इस प्रकार से एक नेशनल सिस्टम हो, पूरे देश में प्रोटोकॉल हो, नियम हो, और उसको इसलिए स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए या स्टैंडर्ड मानक बना देना चाहिए ऑथोराइजेशन का, या फिर इजाजत दिए जाने का, अथॉरिटी दिए जाने का, ऐसी थ्रेशोल्ड्स के लिए, ऐसे लिमिट्स के लिए जो है कोअर्सिव क्राउड कंट्रोल मेजर्स की। अब इस सेंटेंस का मीनिंग समझो। एक नेशनल पॉलिसी बने और उसमें लिखा हो साफ साफ कि जब इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और ये घटना हो जाएंगी तब पुलिस वाले डंडा चलाएंगे, तो उसमें स्टैंडर्डाइज हो जाए, चाहे तमिलनाडु में हो रहे हो, चाहे गुजरात में, चाहे यूपी में, चाहे मणिपुर में, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो, और एक थ्रेशोल्ड यानी लिमिट बना दी जाए कि इसके पार ही पुलिस का कोर्सिव यानी दबाव वाला क्राउड कंट्रोल मेजर इस्तेमाल में होगा। पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, पहले आंसू गैस आएगी या वाटर कैनन आएगी, सब कुछ उसमें लिखा हो। साथ में लिखा हो डॉक्यूमेंटेशन, पूरी डॉक्यूमेंट कार्रवाई हो, पुलिस वाले नोट करें कि अब हमने आंसू गैस के 5 गोले छोड़े हैं क्योंकि ये हुआ था, डॉक्यूमेंट पूरी ट्रेल हो। मेडिकल असिस्टेंस हो, वहीं पे एम्बुलेंस बाजू में खड़ी हो, किसी को चोट लगे तो। एविडेंस प्रिजर्वेशन हो, पूरी एविडेंस, पूरा सबूत बने कि क्या क्या हुआ और उसको प्रिजर्व किया जाए, बाद में जांच में उसको यूज लिया जा सके। एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज हो, स्वतंत्र तरीके से बाद में जांच हो, डिस्पाइट पॉलिसिंग रिमेन्स अ स्टेट सब्जेक्ट, बावजूद पॉलिसिंग के बने रहने के बावजूद एक स्टेट सब्जेक्ट, या फिर जो है स्टेट का एक सब्जेक्ट है ना। स्टेट्स देखती हैं पॉलिसिंग का काम, पुलिस कैसे बनानी है, राइट पुलिस, हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है। तो हमें नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी चाहिए, चाहे स्टेट लेवल पे पुलिस की ताकतें मिली हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लेवल पे हमें एक सिस्टम चाहिए जो पूरा एकदम साइंटिफिक सिस्टम हो और उसमें हर चीज को प्रिजर्व करके रखा जाए। हर स्टेप से पहले एक डॉक्यूमेंटेशन हो कि अब ये पुलिस ने एक्शन लिया और क्यों लिया। प्रोटोकॉल की वो है शुड स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज करना यानी औपचारिक तौर पे किसी चीज को स्टैंडर्ड बनाना, मानक बनाना। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट या सीमा, दहलीज। कोअर्सिव यानी दबाव से भरा हुआ। डॉक्यूमेंटेशन और ये सब आप समझते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। चलिए, बताना आज का आर्टिकल कितना मुश्किल लगा आपको पढ़ने पढ़ाने में। रैप अप करेंगे इसको। कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको सॉल्व करो, और ऐसे करो जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो। इस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है? एक सेंटेंस में ये आर्टिकल समझाना हो तो इन चारों में से वो सेंटेंस कौन सा होगा? देखो, वो सेंटेंस ये होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को या लोकतांत्रिक प्रशासन को जरूरत होती है कि वो बैलेंस या अनुपात बनाए, संतुलन बनाए पब्लिक ऑर्डर के साथ, पब्लिक ऑर्डर का यानी आम जन में कानून व्यवस्था का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ, संवैधानिक हक के साथ जो है डिसेंट दिखाने का, और ये हक बनाए थ्रू प्रोपोर्शनेट क्राउड कंट्रोल। मतलब ये एक सेंट्रल आइडिया इस आर्टिकल का ये कहता है कि सरकार को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कानून व्यवस्था बनाने की आड़ में कभी भी लोगों के गुस्सा दिखाने के या फिर नाराजगी व्यक्त करने के अधिकार को नहीं दबाना, दोनों को बैलेंस करके चलो। और ये तभी होगा जब क्राउड कंट्रोल जो है प्रोपोर्शनेट हो, जितना जरूरी हो उतनी ही पुलिस की बर्बरता का इस्तेमाल किया जाए। बाकी सब चीजें सही भी हो सकती हैं, लेकिन सी स्टेटमेंट जो है वही इस आर्टिकल की एसेंस या आत्मा बनता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखो। कह रहा है जी, इस ऑथर के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, एडिटोरियल के अंदर
इन्वेस्टिगेशन उसी पुलिस फोर्स के द्वारा की जा रही है जो अक्यूज हुई है मिसकॉन्डक्ट की। इस बात का जिक्र क्यों किया गया है? किस अजम्पशन से ये बात बताई गई है कि पुलिस वाले खुद पे ही जांच कर रहे हैं कि हमने क्या गलत किया होगा? ये बात क्या अजम्पशन से की गई है, क्यों बताई गई है? ये इसलिए बताई गई है, देखो इसलिए नहीं बताई गई कि पुलिस ऑफिसर करप्ट होते हैं या उनको एक्सपर्टीज नहीं होती जांच करने की, होती है उनको जांच करने की, या फिर एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन जो है उसी से ही एक्यूरेट कंक्लूजन निकलता है। नहीं, पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन करके एक्यूरेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हर एलिगेशन या आरोप पुलिस वालों के खिलाफ एक्चुअल में सही होता है क्योंकि पुलिस वाले जो है अनऑथराइज्ड वायलेंस इंडिया में करते हैं। ये बात भी गलत है, हर बार पुलिस वाले गलत नहीं होते, हर आरोप उनके ऊपर प्रूव नहीं होता। सही बात है ये वाली कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस वाले अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन वो खुद पे क्यों करो, उनसे खुद पे क्यों करवा रहे हो? पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है तो कोई और एजेंसी को लेकर के आए, पुलिस वालों से पुलिस वालों की जांच करवाओगे तो सही कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। बस इसी अजम्पशन से ये बात लिखी गई थी कि ये समझ गए ना, आदमी अपनी खुद की जांच कर रहा है जो कि गलत है। सेकंड का आंसर बनेगा ये। अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद से कर लेंगे होपफुली। मैंने आपसे पूछा है किसी चीज के दायरे को सीमित करने को क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब बोलते हैं, सर्कमस्टांस बोलते हैं, सर्कमवेंट बोलते हैं, या सर्कमलोकेशन बोलते हैं। सर्कमलोकेशन वर्ड का मीनिंग भी आपसे मैंने अलग से पूछा है। फर्स्ट वाले में सर्कमलोकेशन यहां से निकाल दो भाई, यहां लिखो सर्कम एम्बुलेट, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है मैं उसको यहां पे मॉडिफाई कर रहा हूं। अब बता दो इन चारों में से कौन सा बनेगा? सर्कमलोकेशन का अलग से मीनिंग पूछा है, एल्बो रूम इस फ्रेज का मीनिंग पूछा है आपसे, और इनग्रेन्ड का एंटोनिम पूछा है। सिनोनिम नहीं, उल्टा एंटोनिम। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। ये वेरी वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, कैटल वर्मिन वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, पुलिस वाला है ना वो कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था। और चलो हिंट मैंने आपको दे दी है, आंसर्स खुद से निकालोगे तभी मजा आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स अपडेट कर रहा हूं, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स आपको मिलते हैं मुझसे शेयर करना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने मार्क्स शेयर किया करो। कोई और सुझाव हो, सजेशन हो, कुछ बात आपको मुझ तक पहुंचानी हो तो ये बहुत खुला जरिया है, डेमोक्रेटिक वे है। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। कल आपसे मुलाकात लेंगे इसी वक्त क्लास में। अंटिल देन साइनिंग।